ध्यान दें कि एक विमान को हवा में पक्षियों के झुंड ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों इंजन फेल हो गए। इस समय विमान ने उड़ान भरे केवल 90 सेकंड ही हुए थे और वह सिर्फ 970 मीटर की ऊंचाई पर था। पूरी तरह से बिजली पावर बंद हो जाने की स्थिति में विमान कुछ ही सेकंड में जमीन से टकरा जाता और उसे हवाई अड्डे पर उतारने का भी समय नहीं मिलता। पायलट के पास सोचने के लिए केवल कुछ सेकंड ही बचे थे। इस नाजुक क्षण में कप्तान सलेनबर्गर, जिनके पास उड़ान का व्यापक अनुभव था, ने विमान को न्यूयॉर्क की हडसन नदी पर उतारने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने विमान को नदी के ऊपर की हवा में ले जाकर धीमी गति से ग्लाइड करते हुए नीचे लाया और पहले विमान का ढांचा फ्यूसलेज पानी को छूने दिया, फिर उसे पानी की सतह पर फिसलने दिया। आखिरकार विमान सफलतापूर्वक नदी पर सुरक्षित रूप से उतर गया। सभी 155 यात्री और चालक दल के सदस्य जीवित बच गए, केवल कुछ लोगों को हल्की चोटें आईं। यह फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के नंबर 1 रिएक्टर के विस्फोट का एक सिमुलेटेड एनिमेशन है। यह हादसा पिछले 14 वर्षों से जारी है, लेकिन इंसानों पर इसका प्रभाव शायद अब शुरू हो रहा है। 11 मार्च 2011 को जापान में 9.0 तीव्रता का भूकंप आया। उस समय फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में 6 रिएक्टर काम कर रहे थे। भूकंप के कारण पावर ग्रिड बंद हो गया और सभी रिएक्टर कुछ ही सेकंड में अपने आप बंद हो गए। लेकिन रिएक्टर के अंदर का तापमान लगातार बढ़ रहा था। ईंधन की छड़ों को पिघलने से रोकने के लिए एक वैकल्पिक जनरेटर से कूलिंग सिस्टम को चालू किया गया। भूकंप से आई सुनामी ने 15 मीटर ऊंची लहर से पूरे परमाणु संयंत्र को डुबो दिया। सभी कूलिंग सिस्टम फेल हो गए। इतना गंभीर हादसा होने पर भी संबंधित अधिकारियों ने सच्चाई को जनता से छुपाया। उन्होंने कंट्रोल रूम की बिजली बहाल करने के लिए कार की बैटरी का इस्तेमाल किया। इस समय रिएक्टर के अंदर दबाव बढ़कर विस्फोट की स्थिति में पहुंच गया। वे केवल मैन्युअली वाल्व खोलकर रेडियोधर्मी गैस को हवा में छोड़ सकते थे। लेकिन अगले दिन जब पहली टीम नंबर 1 रिएक्टर में दाखिल हुई, उस समय अंदर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस था। हर कोई अंदर केवल 17 मिनट ही रुक सका। बाद में चिमनी से थोड़ा सा सफ़ेद धुआं निकलता दिखा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद नंबर 1 रिएक्टर में विस्फोट हो गया। ईंधन की छड़ों से बनी अत्यधिक गर्म भाप के कारण बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई। जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के संपर्क में आई तो विस्फोट हो गया। रिएक्टर की छत उड़ गई। विकिरण सामान्य से 20,000 गुना अधिक था। तीसरे दिन सुबह जब वे नंबर 3 रिएक्टर में पानी डालने की तैयारी कर रहे थे, नंबर 2 रिएक्टर भी फट गया। फिर नंबर 4 रिएक्टर की बारी आई। 9वें दिन से जापानी सरकार ने समुद्र से पानी खींचकर रिएक्टर को ठंडा करना शुरू किया। एक खजाने से भरा जहाज समुद्र में कैसे पहुंचा? 1622 की एक शाम एक स्पेनिश मालवाहक जहाज जो सोने और चांदी से भरा हुआ था, फ्लोरिडा स्ट्रेट से गुजर रहा था, जब एक तेज आंधी के कारण वह टूट गया और समुद्र की गहराइयों में डूब गया। यह जहाज अटोचा था। कहा जाता है कि इस जहाज में 150 सोने की छड़ें, 1000 से अधिक चांदी की छड़ें और सिक्कों से भरे 50 लकड़ी के बक्से थे। इन खजानों की कुल कीमत कम से कम 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर थी। अमेरिकी खजाना खोजी मेयर इस जहाज में काफ़ी रुचि रखते थे, इसलिए उन्होंने और उनकी पत्नी ने एक खजाना खोजी टीम बनाई। काफ़ी शोध करने के बाद उन्होंने जहाज के डूबने का स्थान मार्केसास द्वीप समूह के पास तय किया। पानी के नीचे दृश्यता बहुत खराब होने के कारण वे खोज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने जहाज के पिछले हिस्से में 2 मोटे पाइप लगाए और प्रोपेलर का उपयोग करके समुद्र तल की ओर पानी को फेंका। इस विधि से न केवल पानी साफ हो गया, बल्कि रेत भी हट गई, जिससे नीचे की चीज़ें दिखने लगीं। इस तरह उन्हें जल्द ही एक जहाज का मलबा मिला और फिर कुछ कप, चाकू और अन्य वस्तुएं मिलीं। इन वस्तुओं की स्थिति का उपयोग करते हुए उन्होंने नक्शे पर एक रेखा चिन्हित की जहां खजाना बिखरा हुआ हो सकता था। उन्हें लगा कि अब खजाना जल्दी मिल जाएगा, लेकिन 2 साल तक खोज के बावजूद कुछ भी मूल्यवान नहीं मिला। 1973 में जब पनडुब्बी मलबे के कुछ मीटर पास पहुंची तो उन्हें 3 चांदी की छड़ें और कुछ सिक्के मिले। इनकी कीमत 1 लाख अमेरिकी डॉलर थी। इस खोज से टीम बहुत उत्साहित हो गई। उन्होंने जहाज पर उन्नत सोनार लगाए और खोज जारी रखी। हालांकि इसे खोजने में उन्हें 10 साल लग गए। इस दौरान उन्होंने जहाज से कुछ और वस्तुएं तो पाईं, लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। एक दुर्घटना में उन्होंने 3 साथियों को भी खो दिया। 1983 तक जब टीम जहाज की ओर जा रही थी, उन्होंने कुछ चमकदार बिंदु देखे। जब पनडुब्बी नीचे पहुंची तो उन्हें कुछ धातु के टुकड़े मिले, इसलिए उन्होंने नक्शे पर एक नया स्थान चिन्हित किया और वहां 2 साल तक खोज की। 2 जुलाई 1985 को दोनों पनडुब्बियों ने अंततः जहाज के मलबे का स्थान ढूंढ निकाला। वहां सोने और चांदी की छड़ों से भरा खजाना था और बहुत सारे बिखरे हुए सिक्के भी थे। उन्हें 2000 बिना तराशे गए प्राचीन हरे रत्न भी मिले। इन खजानों की कुल कीमत 50 करोड़ डॉलर से अधिक थी और यह सब अमेरिका की खजाना खोजी टीम का हिस्सा बन गया।